सोचिए, एक देश पर कब्जा किसी राजा या सल्तनत ने नहीं, बल्कि एक कंपनी ने किया। जी हाँ, एक कॉरपोरेशन ने। ये कहानी है दुनिया की शायद सबसे ताकतवर मल्टीनेशनल कंपनी की, जिसने एक पूरे मुल्क को अपनी मुट्ठी में कर लिया था। चलिए इस कहानी की परतों को खोलते हैं। बात है साल 1700 की। उस वक्त भारत की अर्थव्यवस्था इतनी बड़ी थी कि वो पूरी दुनिया की इकोनॉमी का लगभग 1/4 हिस्सा थी, पूरे 24%। ये वो दौलत थी जिसने दुनिया भर के व्यापारियों को हिंदुस्तान की तरफ खींचा। उस दौर में भारत ग्लोबल ट्रेड का सेंटर था, धड़कता हुआ दिल। यहाँ के शानदार कपड़े, कीमती गहने और मसाले पूरी दुनिया में भेजे जाते थे। और आपको बताऊं, अकेले बंगाल की जो संपत्ति थी ना, वो पूरे ब्रिटेन से भी ज्यादा थी। लेकिन अब एक बिल्कुल नई किस्म की ताकत आ चुकी थी। ये थी एक कॉरपोरेशन जिसकी अपनी खुद की फौज थी। साल 1600 में बनी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, एक जॉइंट स्टॉक कंपनी जिसने धीरे धीरे अपनी एक प्राइवेट आर्मी खड़ी कर ली। तो शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी का इरादा सिर्फ व्यापार करना था, कब्जा करना नहीं। वो एक ऐसे मार्केट में थे जहां उन्हें दूसरी यूरोपियन ताकतों से भी मुकाबला करना पड़ रहा था। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी आखिर थी क्या? देखिए, ये एक प्राइवेट इंग्लिश कॉर्पोरेशन थी। इसके अपने शेयर होल्डर्स थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, और सबसे हैरान करने वाली बात, इसके पास अपनी 2.5 लाख से ज्यादा सैनिकों की फौज थी, जो उस वक्त की ब्रिटिश आर्मी से 2 गुनी बड़ी थी। और यहीं से कहानी बदलती है। अब हम उस मोड़ पर आते हैं जब इस कंपनी का मिशन व्यापार से पूरी तरह बदलकर जीत हासिल करना बन गया। ये टर्निंग पॉइंट था 1757 की प्लासी की लड़ाई। ये वो एक लड़ाई थी जिसने भारत में कंपनी राज की नींव रख दी और इतिहास का रुख हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। अब जरा इस लड़ाई के मैदान को देखिए। एक तरफ बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और उनके लगभग 50,000 की फौज, और दूसरी तरफ रॉबर्ट क्लाइव और उसके महज 3,000 सिपाही। मतलब कोई मुकाबला ही नहीं था, है ना? तो फिर ये हुआ कैसे? इतनी छोटी सी फौज जीती कैसे? इसका जवाब ताकत में नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी साजिश में छिपा है। हुआ ये कि रॉबर्ट क्लाइव ने नवाब के सेनापति मीर जाफर को अपनी तरफ मिला लिया था। उसे रिश्वत दी थी और मीर जाफर ने अपनी पूरी सेना को लड़ाई से ही दूर रखा। बस कंपनी की जीत पक्की हो गई। और इस एक धोखेबाजी का नतीजा ये हुआ कि एक प्राइवेट कंपनी ने भारत जैसे बड़े देश को जीतना शुरू कर दिया। यहीं से कंपनी राज का असली खेल शुरू हुआ। इस जीत के बाद कंपनी ने एक ऐसा बिजनेस मॉडल बनाया जिसका लोगों पर बहुत ही भयानक विनाशकारी असर पड़ा। साल 1765 में मुगल बादशाह ने कंपनी को दीवानी का अधिकार दे दिया। इसका सीधा सा मतलब था कि अब बंगाल में टैक्स वसूलने का कानूनी हक कंपनी का था, और बंगाल उस वक्त भारत के सबसे अमीर सूबों में से एक था। बस इसी एक अधिकार ने एक ट्रेडिंग कंपनी को एक रूलिंग पावर बना दिया। और यहीं पर एक बहुत बड़ा फर्क आया। देखिए, मुगल राज में ये टैक्स का पैसा लोगों की भलाई के लिए या अकाल जैसी मुश्किलों में एक सेफ्टी फंड की तरह इस्तेमाल होता था, लेकिन कंपनी राज में ये सारा पैसा सीधे लंदन में बैठे शेयर होल्डर्स का मुनाफा बन गया। और फिर आया साल 1770। कंपनी के टैक्स कलेक्शन शुरू करने के कुछ ही साल बाद बंगाल में एक ऐसा भयानक अकाल पड़ा जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। और आंकड़ा होश उड़ा देने वाला है। अंदाजा है कि करीब करीब 1 करोड़ लोगों की मौत हो गई थी। ये बात इस पूरी कहानी की क्रूरता को दिखाती है। एक फाइनेंशियल हिस्टोरियन के शब्दों में, सड़कों पर लाशें बिछी हुई थी, लेकिन कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता जा रहा था। सोचिए, इतनी बड़ी भूखमरी के बीच भी टैक्स वसूली और मुनाफा निकालना बंद नहीं हुआ। अब ये कहानी सिर्फ बंगाल के अकाल की नहीं रह गई थी। ये कहानी थी पूरे भारत से, एक सिस्टम बनाकर लंबे समय तक दौलत निचोड़ने की। भारत की पूरी अर्थव्यवस्था का चेहरा ही बदल दिया गया। उसे मजबूर किया गया कि वो अपना कच्चा माल जैसे कपास सस्ते में इंग्लैंड भेजें और फिर इंग्लैंड की फैक्ट्रियों में बना महंगा कपड़ा वापस खरीदें। इसका नतीजा, भारत के लाखों बुनकर और कारीगर देखते देखते बर्बाद हो गए। तो ये ड्रेन ऑफ वेल्थ यानी धन की निकासी आखिर काम कैसे करती थी? इसके लिए होम चार्जेस जैसे कई तरीके बनाए गए। इसका मतलब था कि लंदन में इंडिया ऑफिस का खर्च, ब्रिटिश अफसरों की पेंशन और तो और दूसरे देशों में लड़ी जा रही ब्रिटेन की लड़ाइयों का खर्च, सब कुछ भारत के टैक्स पेयर्स के पैसे से चुकाया जाता था।
उस जमाने के एक ब्रिटिश अफसर जॉन सुलिवन ने इस सिस्टम को बहुत अच्छे से समझाया था। उसने कहा था, हमारा सिस्टम एक स्पंज की तरह काम करता है जो गंगा के किनारे से सारी अच्छी चीजें सोख लेता है और उन्हें थेम्स नदी के किनारे निचोड़ देता है। अब बारी है उस आखिरी और शायद सबसे चौंकाने वाले आंकड़े की, जो इस पूरी लूट का हिसाब किताब सामने रखता है। 45 ट्रिलियन डॉलर। जरा इस नंबर को फिर से सुनिए, 45 ट्रिलियन डॉलर्स। ये कोई मामूली रकम नहीं है। आज के जमाने के इकोनॉमिस्ट्स का यही अंदाजा है कि 1765 से 1938 के बीच ब्रिटेन ने भारत से इतनी ही दौलत निकाली थी, अगर उसे आज की कीमत में आंका जाए। ये एक ऐसा आंकड़ा है जिसे दिमाग में बिठाना भी मुश्किल है। एडमंड बर्ग ने कंपनी को एक व्यापारी के भेष में एक राज्य कहा था। ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि दुनिया की इस पहली मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन की विरासत आज हमारी दुनिया को किस तरह से प्रभावित करती है।